हाँ, मैं बोल रही थी कि ये जो विष, मध्य और ओज है, इसका 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 बैच के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था 10 नंबर के अंदर। आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकता है, तो आप ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो विष के जो गुण हैं, विष के गुण उस दिन हमने डिटेल में बात की थी, बहुत अच्छे से समझा था। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ मैं। लघु रुक्षम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुणम युक्तम विषम तज गई। तो मुझे आंसर कीजिए, अनिर्देश्य रस कौन से आचार्य ने माना है? और आचार्य शुश्रुत ने क्या माना है इसकी जगह? वेरी गुड, ओके। तो आपको ये कोटेशन आगे याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारी पहली क्लास में बात हुई थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विष है वो हृदय में जाके, आयुर्वेद क्या बोलता है कि विष जो है वो हृदय में जाके काम करता है, हृदय पर अपना प्रभाव दिखाता है, मर्म पर अपना प्रभाव दिखाता है। तो हृदय में अपना क्या स्थित है? ओज। तो विष जो है, विष से मृत्यु कैसे होती है? आयुर्वेद क्या तर्क देता है उसमें अपना, कि विष जो है वो ओज को नष्ट कर देता है, और अगर किसी व्यक्ति का ओज नष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब ये हम कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि जो विष है वो ओज पर ही काम क्यों कर रहा है? क्योंकि विष के जो गुण होते हैं वो ओज के विपरीत होते हैं। अब जैसे हम बात करें, विष के अंदर लघु गुण है, तो ओज के अंदर लघु का विपरीत क्या हो गया? गुरु हो गया। तो इसी तरीके से जो भी विष के 10 गुण होते हैं, उसी तरह ओज के भी 10 गुण होते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होने के कारण जो विष है वो ओज का क्या कर देता है? शरीर में से नाश कर देता है, और ओज का अगर नाश हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब हम इनको क्या है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है। मध्य वाले का आप कोटेशन याद मत कीजिएगा, क्योंकि मध्य के जो सेम जो गुण होते हैं वो विष के समान ही होते हैं, केवल एक गुण अलग होता है, वो बस आप अलग से याद रखिएगा, आपको कोटेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये वाला पढ़ते हैं पहले। ओज के गुण का भी एक बार कोटेशन पढ़ देती हूँ, आप सभी को याद होगा, फर्स्ट ईयर में सबने याद किया होगा। गुरु शीतम मृदु लक्षणम बेहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ये तो हो गई कोटेशन की बात, आप लोग दोनों कोटेशन याद रखिएगा। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तीनों की, मध्य, विष और ओज। तो एक इम्पोर्टेंट बात कि मध्य और विष के गुण एकदम समान होते हैं, केवल एक गुण के अंदर अंतर होता है, और मध्य और विष दोनों ही ओज के गुण के विपरीत होते हैं। मद्यपान करके व्यक्ति बेहोश हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि मद्य के गुण भी ओज के विपरीत होते हैं, तो वो क्या करेगा? ओज के प्रभाव को कम कर देगा, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगी? बेहोशी हो जाएगी। अब आप लोगों को ये भी डाउट हो सकता है कि विष के पान से व्यक्ति की मृत्यु होती है लेकिन मद्य से मृत्यु नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि गुणों की तीक्ष्णता में अंतर होता है। विष के जो गुण होते हैं वो तीव्र होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, वो अपना इफेक्ट जल्दी दिखाते हैं, लेकिन मद्य जो होता है वो गुणों में कैसा होता है? विष की तुलना में कमजोर होता है, वो अपना प्रभाव हृदय पर उतना नहीं दिखा पाता, बेहोश ही करेगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। हाँ, वो जो ज़्यादा पीने वाले लोग होते हैं उनका केस अलग होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो मद्य व विष के गुण समान होते हैं, इसलिए मद्य व विष शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करेंगे? ओज के 10 विपरीत गुणों को प्रभावित करेंगे, उनको कम करेंगे। तो मद्य और विष का आपको पता होना चाहिए, दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों ओज के विपरीत काम करते हैं, इसलिए क्या होता है? या तो मृत्यु होती है या मूर्छा आती है। तो देखते हैं क्या क्या है। जैसे मद्य और विष दोनों के अंदर लघु गुण होता है, तो इन दोनों का विपरीत ओज का कौन सा गुण है? गुरु गुण है। जैसे इनके अंदर उष्ण गुण है, ओज के अंदर उष्ण का विपरीत क्या है? शीत है। तो उष्ण गुण अगर बढ़ेगा तो नो डाउट वो ओज के शीत गुण को कम करेगा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि अगर मद्य और विष की अधिक मात्रा हो गई तो इनका एक एक गुण ओज के एक एक गुण को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाएगा, जिससे ओज क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर कम पड़ जाएगा।
फिर है मध्य का जो तीक्ष्ण गुण है, सेम तीक्ष्ण गुण किसके अंदर होता है, विष के अंदर होता है, वो ओज के मृदु गुण के विपरीत होता है। तो तीक्ष्ण गुण शरीर में बढ़ेगा तो वो मृदु गुण को कम कर देगा। ये जो गुण होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं बजाय इनके, इसलिए ये अपना शीघ्र से शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं किस पर, ओज पर। इसी तरीके से मध्य और विष का जो सूक्ष्म गुण है वो ओज के बहल सांद्र गुण पर कार्य करता है, उसके प्रभाव को कम करता है। इसका जो व्यवायी गुण के कारण क्या होता है, मध्य और विष जल्दी से जल्दी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिना पचे ही क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, बिना पचे ही फैल जाते हैं। लेकिन ओज एक जगह स्थिर रहता है, ओज फैलने वाला नहीं होता है। तो ये व्यवायी गुण ओज के स्थिर गुण को क्या करता है, नष्ट करता है। आशु गुण शीघ्रता से फैलने वाला, प्रसन्न जो इनका मध्य और विष का जो आशु गुण है वो ओज के प्रसन्न गुण के विपरीत होता है। प्रसन्न से यहाँ जो प्रसन्नता वाला, खुशी वाला प्रसन्न नहीं है, यहाँ पर है कि वो पूरी बॉडी में उसी तरीके से संचारित हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये आशु गुण के कारण जल्दी से जल्दी फैलते हैं, ठीक है। फिर है रुक्ष गुण किसके विपरीत होता है, ओज के स्निग्ध गुण के। ये तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो विकासी गुण होता है, दोनों के अंदर विकासी गुण है, वो इसके श्लक्षण गुण के जो होता है विपरीत होता है। श्लक्षण गुण के कारण ये जो ओज है वो एक जगह स्थिर रहता है, श्लक्षण होता है। श्लक्षण गुण कैसा होता है, सरफेस जो है वो कैसी है, उसकी चिकनी है। श्लक्षण गुण के बारे में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। श्लक्षण और स्निग्ध में अंतर क्या होता है, स्निग्ध तो वो होता है जो अंदर बाहर दोनों तरफ से स्निग्ध हो, लेकिन श्लक्षण का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपके सामने स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल की जो अपर सरफेस है वो कैसी होगी, वो होगी स्मूथ, चिकनी। लेकिन जब अपन अपर सरफेस को हटा देंगे तो अंदर से वो कैसा रहेगा, खुरदरा रहेगा। तो इसीलिए इसका जो विकासी गुण है वो क्या करता है, ओज के श्लक्षण गुण को नष्ट करता है। और विशद, मध्य और ओज का जो विशद गुण है वो ओज के पिच्छल गुण कैसा होता है, कहीं चिपकने का स्वभाव रखने वाला, किसी जगह चिपकने वाला। लेकिन विशद जो है वो रुकता नहीं है, वो लगातार गति करता रहता है। तो ये जो इनका जो विशद गुण है वो इनके ओज के पिच्छल गुण को नष्ट करेगा। अब यहाँ तक जो 9 गुण थे, अभी तक हमने जो 9 गुण पढ़े हैं ओज और मध्य के एकदम सेम है, 10वें गुण में अंतर आता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, मध्य रस में कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसीलिए अम्लीय गुण के कारण मध्य क्या करती है, पित्त को प्रकुपित करती है। और विष जो होता है अनिर्देश्य रस, जिसको मधुर के समान भी माना गया है, कई आचार्य और भी कुछ मानते हैं, अविपाकी भी मानते हैं। तो इस 10वें गुण में अंतर होता है। जो ये इनका जो 10वां गुण है कि अम्ल तो मधुर को नष्ट करेगा और अनिर्देश्य रस भी क्या करेगा, ओज के मधुर गुण को नष्ट करेगा। तो ये आपको अच्छे से ये टेबल आप पढ़िएगा। यहाँ पर इसके कर्म की डिटेल भी, अगर आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर गुण के साथ साथ यहाँ पर कर्म लिखिएगा। कर्म मैं आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में कि लघु गुण क्या काम करेगा, उष्ण क्या काम करेगा। उसी तरह से ओज के हर गुण का कर्म भी आप यहाँ लिख लीजिएगा, तो आपका 10 नंबर का जो मैटर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम में आप टेबल फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में ही क्वेश्चन लिखा करें, जिससे आपकी मार्किंग अच्छी होती है। अगर एक साथ सारा लिख देते हो तो टीचर पढ़ते भी नहीं है और मार्किंग कम करते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में लिखने की, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके नोट्स में चार्ट बना सकूँ, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिले, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिखिएगा। यहाँ पर एक कर्म भी ऐड कर लीजिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको एक कर्म वाला पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, विष मुक्त लक्षण। विष मुक्त लक्षण का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन है जिसने पॉइजन लिया था, लेकिन हमने चिकित्सा करके उसके शरीर से पॉइजन को बाहर निकाल दिया, तो हम उसकी कौन सी एक्टिविटी से पता कर पाएंगे कि अब इस इंसान के शरीर में विष नहीं है, अब ये विष मुक्त हो चुका है। तो क्या है, भले ही कोटेशन याद मत कीजिए, क्या है, शरीर के वातादि 3 शारीरिक दोष
7 रस धातु, रसादि धातु और 3 मल स्वाभाविक अवस्था में आने पर। अब स्वाभाविक अवस्था में आने पर ये हमें बाहर से तो दिखाई नहीं देते, वात पित्त कफ या धातु या मल तो चलो एक बार को देख भी सकते हैं, लेकिन जो दोष हैं वो धातु हैं, वो हमें बाहर से तो दिखाई नहीं दे रही हैं कि स्वाभाविक अवस्था में आ गई हैं या नहीं। तो इनको हम कैसे पहचान करेंगे? इनको हम पहचान करेंगे इनके कार्य के तौर पर, ठीक है। यानी कि अगर दोष अपनी समावस्था में आ गए हैं तो उसके अंदर ना तो वात का प्रकोप होगा, ना पित्त का होगा, ना कफ का होगा, तो वो अपनी सम अवस्था में व्यक्ति निरोगी होकर रहेगा। धातुएं उसके अंदर अच्छी तरीके से बनने लगेंगी, यानी कि खाने का पाचन अच्छे से हो जाएगा, तो जो उसका जो पाचकाग्नि की क्रिया आगे सही होगी तो आगे की धातुओं का निर्माण अच्छे से होगा, यानी कि रस से रक्त, रक्त से मांस और शुक्र और ओज उसके अंदर अच्छे से बनेगा। तो हम इस तरीके से उसको जो है क्या करेंगे, हम उसको उस पर नज़र रखेंगे, उसको देखते रहेंगे, तब ऐसे पता चलेगा। वरना ऐसे नहीं कि हमने एक बार में ही देखा कि हाँ इसकी तो धातु बैलेंस हो गई, ऐसे नहीं होगा। हमें उसको डेली टू डेली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रोज़ उसको देखना पड़ेगा कि इसकी धातु अच्छे से काम कर रही हैं। इस कौन सी धातु का आपको पता ही है, रस धातु का प्राकृत क्रम क्या है, उस तरीके से इसमें आइडिया लगाया जाएगा। और हम किससे पता कर सकते हैं, उसको भूख लगने लगेगी, विषमुक्त हो जाएगा तो भूख अच्छी लगेगी, तो अन्न में रुचि होगी। उचित रूप से जिह्वा के रस ग्रहण करने पर कुछ भी खाएगा तो उसको रस का अनुभव होगा। वरना अगर विष युक्त होगा तो उसको हर चीज़ कैसी लगेगी, कड़वी लगेगी, या फिर कैसी लगेगी, अम्लीय लगेगी। वरना अगर उसका जो विष मुक्त हो चुका होगा तो उसको मधुर रस मधुर ही फील होगा, तिक्त तिक्त ही फील होगा, सारे रस का ज्ञान वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। वर्ण इंद्रिय चेष्टा के स्वाभाविक हो जाने पर, उसका शारीरिक वर्ण मान लो चेंज हो गया किसी भी पॉइजनिंग की वजह से, जैसे साइनोसिस की कंडीशन हो सकती है और कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है उसका पूरी बॉडी पीत वर्ण की हो गई हो, या पित्त की वजह से हरित वर्ण, कोई भी वर्ण हो गया हो, तो उसका शरीर है, जो इंद्रियां हैं वो अपने शारीरिक वर्ण में आ जाएंगी, सारी चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से करने लग जाएगा। यानी कि टाइम पे सो रहा है, टाइम पे जग रहा है, टाइम से उसको भूख लग रही है, हाथ पैर अच्छे से चला रहा है, अच्छे से खड़े रह सकता है, बात कर सकता है, सबको देख सकता है, सुन सकता है, यानी कि सभी इंद्रियां अपना कार्य स्वाभाविक रूप से कर रही हैं, तो चिकित्सक उस मनुष्य को विष रहित समझे। तो विष मुक्त के लक्षण 2 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर है विष के उपद्रव। तो पहले तो आपको इसमें काउंटिंग याद रखनी है। विष के उपद्रव कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 के 16 आपको याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको काउंटिंग याद रखनी है कि कितने होते हैं, 16 होते हैं। अब 16 कौन से होते हैं, क्या है? ज्वर, कास, वमन, श्वास में कठिनाई। इनमें से देखो आधे तो वही हैं जो आप चरक उत्तरार्ध के अंदर चैप्टर पढ़ोगे। ज्वर का 3rd नंबर चैप्टर है, कास का चैप्टर है, सर्दी बोले या वमन बोले उसका भी उसमें चैप्टर है, श्वास और हिक्का का भी चैप्टर है, तृष्णा का चैप्टर है, अतिसार का चैप्टर है। तो आते तो आप चैप्टर के बेस पे ही लिख सकते हो कि चरक उत्तरार्ध, चरक चिकित्सा स्थान में कौन कौन से चैप्टर हैं, वही विष के उपद्रव होते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है आप सारे चैप्टर के नाम लिख दीजिएगा, लेकिन बस संख्या याद रखिएगा कि 16 होते हैं। कोशिश कीजिएगा कुछ नाम याद रखने की, ज्वर, कास, वमन, श्वास में कठिनाई, हिक्का, तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, विबंध। ये तो देखो सिम्टम भी हो सकते हैं, उपद्रव तो क्या है, कॉम्प्लिकेशन हो गया एक तरीके से, लेकिन सिम्टम भी तो यही आएंगे, सिम्टम भी सेम ही होंगे, यही सिम्टम उसको आने लगेंगे, यही बाद में जाके अगर तीव्र हो गए तो उपद्रव बन जाएंगे, ठीक है। तो दंश स्थान उसका सड़ सकता है, उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों तरीके का उसको हेमरेज मिल सकता है, उसके शरीर में वात का प्रकोप हो सकता है, तो कुछ भी वहाँ देखने को मिल सकता है। विष के वेग से मद, मूर्छा, विषाद आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि मद क्या होता है, मूर्छा से जो पहले वाली जो अवस्था होती है उसको मद बोलते हैं। बेहोश हो सकता है, विषाद, डिप्रेशन में जा सकता है, ये उसको विष के वेग से ये उपद्रव भी उसको उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन उपद्रवों की हम क्रिया क्या करेंगे, शीतल क्रिया करेंगे। क्यों कर रहे हैं शीतल क्रिया, क्योंकि विष का हम गुण पढ़ के आए हैं उष्ण गुण, तो उष्ण गुण के विपरीत चिकित्सा शीतल क्रिया हम उसकी करके उसकी मद, मूर्छा। अब कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो भी हम क्या करते हैं, मुंह पे पानी के छींटे मारते हैं और उसको पानी पिलाते हैं, तो वही सेम काम इसके अंदर करना है,
ठीक है। तथा शीतल पंखे की हवा तब तक करनी चाहिए जब तक विषक्रांत पुरुष को रोमांच ना हो जाए, जब तक उसके गूज बम्स ना हो जाए, जब तक रोंगटे खड़े ना हो जाएं, तब तक उसकी कंटिन्यू क्या करते रहनी है, हवा करते रहनी है। यानी कि कुल मिला के ये है, उसकी शीतल चिकित्सा करनी है, चाहे उसको पानी पिला के कर रहे हो या नहला के कर रहे हो या हवा करके कर रहे हो, किसी भी तरीके से। और उपद्रव कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो ये आपका जो विष का वर्गीकरण का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।